मैं वापस इंडिया जाकर आवाम तक तुम्हारी आवाज़ ज़रूर पहुंचाऊंगा। विजय कुमार धुएं के मरगोले को घूरते हुए बोला, मैं अपने लोगों को बताऊंगा कि कश्मीरी मुसलमान तुम्हारे बारे में कैसी राय रखते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अटूट अंग का नारा लगाने वाले भी जान लें कि अंग का हर मसाम तुम लोगों से नफरत करता है। इधर अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। एक आम आदमी नहीं जानता कि कश्मीर की वादी नफरतों की आग में जल रही है। फिर यकीनन मुझ जैसे कुछ और भी इन निहत्ते मजलूमों की इमदाद करेंगे। फिर जब दरिंदों की उधड़ी हुई और चपक चपक लाशें इधर जाएंगी तो मजा आ जाएगा। मैर्जर ने टेलीफोन अपनी यार्ड में रखकर 3 जगहों से राब्ता मिलाया। वो इतनी मध्यम आवाज में बोली थी कि हाँ ना के अलावा कोई लफ्ज समझ में नहीं आया था। उसने हर जगह मुख्तसर ही गुफ्तगू की थी। फिर जब नवाज भट्ट इस राब्ते पर आया तो उसने वॉल्यूम ऊंचा कर लिया था। आप मेरा इंतजार करें सर। जी नहीं, ज्यादा जहमत नहीं दूंगी, मैं निकल रही हूँ। उसने रिसीवर क्रिडल पर रखकर मेरी जानिब देखा। वो यकीनन मेरे लिबास का जायजा ले रही थी। ठीक है, लेट्स गो। वो उछल कर उठी और आबिद को बेआवाज हाथों से खुदा हाफिज कहती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ती चली गई। अगर तुम महसूस ना करो तो ड्राइव मैं करूंगी। दरवाजा खोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और झुककर मेरे लिए फ्रंट डोर खोल दिया। तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, एक वजह मेन रोड से हटकर चलना भी है। वो नई पुरजोश नस्ल की हकीकी नुमाइंदा थी। तंग और नाहमवार जैली सड़कों पर भी 90 और 110 के दरमियान सुई उठती गिरती रही थी। मान एक अंधे मोड़ पर गाड़ी और हमें भरपूर झटका खाना पड़ा था। पिकअप चीखती हुई रुकी और मैं डैशबोर्ड से टकराने वाली कोहनी के दर्द को दांतों तले कुचल कर बढ़ते हुए खतरे को देखने लगा था। टर्न पर फौजी जीप खड़ी थी और जीप की फ्रंट सीट पर बैठा एक खुशरो लेफ्टिनेंट बड़ी बड़ी रोशन आंखों से मुझे घूर रहा था। यही वजह खतरे का अलार्म बजाने लगी थी। वो नौजवान था, उसे ड्राइविंग सीट पर बैठी चांद चेहरा लड़की को घूरना चाहिए था। होशियार। मैर्जर ने अलार्म की आवाज सुन ली थी। वो यकीनन तुम्हें पहचान रहा है। गाड़ी रिवर्स में करके बाएं से निकल चलो। मैंने चेहरा झुकाकर उसे मशवरा दिया। नहीं, आगे पुल है और पुल पर गार्ड है। फिर हार्न दो। मैर्जर ने हार्न बजाया तो ऑफिसर कूद कर नीचे आया। दूसरी तरफ से जीप का ड्राइवर भी उतर पड़ा था। ऑफिसर के वेब बेल्ट से सर्विस रिवॉल्वर लटक रहा था और ड्राइवर के हाथ में स्टेन गन दबी हुई थी। लेफ्टिनेंट मेरी जानिब ही आया था। ड्राइवर 2 कदम पीछे ही अलर्ट होकर रुक गया था। यस ऑफिसर, क्या हुक्म है? मैंने आवाज को मजबूत लहजा दिया। आप नीचे उतराएं सर। लेफ्टिनेंट ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी तरफ आए लेफ्टिनेंट। मैर्जर कदरे तेज आवाज में बोली, और बताएं क्यों रोका गया है? इसलिए मैडम। लेफ्टिनेंट ने रिवॉल्वर पर हाथ रख कर जवाब दिया, मैं अपने सीनियर ऑफिसर कैप्टन वरियाम से कुछ पूछना चाहूंगा। वरियाम। मैर्जर ने शाल की बुकल से चेहरा निकाल लिया। शायद वो नौजवान को हुस्न की गोली से घायल करना चाहती होगी। नहीं ऑफिसर, सर आपको शायद गलत फहमी लगी है। ये मेरे शोहर हैं और इनका नाम आबिद है, आबिद काश्मीरी। उसने डैशबोर्ड से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन बुक निकाल कर बढ़ाई। हमारे खानदान के किसी फर्द को आज तक आर्मी ऑफिसर बनने का एजाज नहीं मिला। ऑफिसर ने बुक दाएं हाथ से पकड़ी और ड्राइवर की जानी बढ़ाई। उसकी तवज्जो ही नहीं, हाथ और चेहरा भी हमारे हक में था। ड्राइवर ने बौखलाए अंदाज में स्टेन गन कंधे से लगाई। जब एक दे रहा था और दूसरे ले रहे थे तो मैंने ऑटोमेटिक पिस्तौल से यके बाद दीगरे मगर इंतहाई सुरात के साथ 3 फायर किए। दोनों यकबारगी उछले और फिर जो ही झुकने लगे। मैर्जर ने पिकअप को लॉन्ग जंप का इशारा दिया। टर्न लेकर जब मैंने पलट कर देखा तो दोनों पुख्ता सड़क पर मुर्गे बिस्मिल की तरह फड़क रहे थे और जीप पिकअप की साइड खाकर नाले की जानिब रेंग दी थी। वेल डन। मैर्जर पिकअप दाएं मोड़ते बोली, तुमने अपने नाम जैसा काम किया है। शाह जी ने यकीनन बहुत तोल नाप कर तुम्हारा नाम चरक रखा होगा। जो कार्रवाई मेरे जहन में उभरी थी वही तुम्हारे हाथों ने कर डाली है। अगर वो जिंदा उठा लिया गया तो कुछ देर बाद कैप्टन वरियाम सईद की तलाश के लिए तमाम फोर्सेस निकल पड़ेंगी। डोंट वरी माय। पूरी बात करो महर, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। वो संभल गई। हमें जल्द अज जल्द नवाज भट्ट की 4 दीवारी के अंदर पहुंचना है। अब वही घर हमें पनाह दे सकता है। तुमने आबिद काश्मीरी के लिए खतरा पैदा कर दिया है मैर्जर। हाँ मैं जानती हूँ। अगर ऑफिसर बयान देने के काबिल रहा तो आबिद काश्मीरी के लिए भी वो जगह खतरा होगी। मैं एहतियातन उसे मुत्तला कर दूंगी। नवाज भट्ट को असल बात बता दोगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हाथ नफी में हिलाने लगी। नवाज भट्ट अंदर से जो कुछ भी है लेकिन बज़ाहिर हुकूमत का वफादार है, इसलिए कि उसका ताल्लुक मरात याफ्ता लोगों में है। लेकिन वो तुम्हारा फादर। हाँ है, मैर्जर बोली, लेकिन मेरे लिए उसके नजदीक मैर्जर सिर्फ एक लड़की है। लेकिन क्यों? मेरी आवाज हैरत से झुरझुरा गई थी। क्या तुम्हारा ताल्लुक
بس آگے کچھ نہ کہنا شہباز، مہرزر دھڑک کر بولی۔ جو مرد باپ نہیں ہوتا اسے صرف ایک ہی تعلق تو نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتے، مگر میں تو ان کو باپ تسلیم کرتی ہوں۔ سوری، میں ندامت سے بولا، میرا مطلب تم نے بھی غلط سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک لمبی اور المناک داستان ہے، باپ سے بیٹی کہاں اور کیسے بچھڑ گئی تھی۔ میں جنت مکانی میر واز فاروق کی ممنون ہوں اور ان کے لیے تا قیامت میری روح بھی دعا گو رہے گی۔ مرحوم نے نہ صرف مجھے دنیاوی باعزت مقام دلوایا ہے، بلکہ ان کی وساطت ہی سے مجھے باپ کے سائے کا سکون ملا ہے۔ اگر طویل مسافت درپیش ہوتی تو میں اس سے وہ المناک داستان بھی سنتا، مگر گاڑی چڑھائی پر کھڑے کشتی نما بنگلے کے گیٹ پر رک گئی تھی اور ایک شخص غالباً اسی گاڑی کا منتظر تھا۔ اس نے دوڑ کر گیٹ کھول دیا اور مہرزر اس کے سلام کا جواب دیتی ہوئی پک اپ پورچ تک لے گئی۔ پورچ میں پہلے ہی کار اور لینڈ روور کھڑی تھی، اس لیے مہرزر کو گاڑی پاتھ وے پر ہی روکنا پڑی تھی۔ بابا جی آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، نوخیز لڑکے نے سیڑھیوں پر ہمارا استقبال کرتے ہوئے بتایا۔ مہرزر نے لڑکے کے گال پر تھپکی دی اور اسے باہوں کے حصار میں لیے بڑھتی چلی گئی تھی۔ مجھے ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر وہ لڑکے کے ساتھ اندر چلی گئی۔ ملازم نے مشینی انداز میں تازہ اخبار میرے سامنے رکھا اور مشرقی کھڑکیاں کھولنے لگا۔ میرا خاندان بھی مغرب زدہ تھا، لیکن نواز بٹ کا ڈرائنگ روم انگلش فلموں کے کسی شہزادے کا ڈرائنگ روم تھا۔ اگر بے جان آرائشی اشیاء کو زبان مل جاتی تو یقیناً انگریزی بولتی۔ میں ابھی نواز بٹ کے مغربی ذوق کے تناظر میں اس کی ذات کا تصوراتی پیکر بنا ہی رہا تھا کہ مہرزر کے ساتھ ایک قداور اور باوقار شخص اندر آیا۔ بے شک اسی شخص کو مہرزر جیسی خوش اندام بیٹی کا باپ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے تعظیم دی۔ تعارف کی رسم شاید اندر ہی ادا ہو گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ ہاتھ ملا کر وہ آگے بڑھتے ہوئے تشریف رکھیے مسٹر شہباز کہہ گیا تھا۔ وہ قد و قامت اور رکھ رکھاؤ سے بزنس مین نہیں بلکہ ریٹائرڈ جرنیل دکھائی دیا تھا۔ اس کے گلابی چہرے پر فوجی کھردراہٹ نمایاں تھی۔ ہاں پیاری لڑکی، اپنی پریشانی بتاؤ۔ بٹ صاحب بجھا ہوا سگار سلگا کر بولے، کیا ہماری باتیں اسی کمرے تک محدود رہیں گی سر؟ ہاں، دیواریں فی الحال بحری ہیں، بٹ صاحب نے جواب دیا۔ آپ راس ہوٹل میں ایک شخص سے ملتے پائے گئے ہیں سر، مہرزر بولنے لگی۔ میں اس اعتماد کے ناطے سوال کرنے کی جسارت کر رہی ہوں جو ہمارے درمیان مقدس امانت اور رشتے جیسا ہے۔ مجھے اس شخص کا نام بتائیے۔ وہ تمہارے مطلب کا آدمی نہیں ہے اچھی لڑکی، بٹ صاحب ملائمت سے بولے۔ ویسے تم جانتی ہو میں تمہارے نوبل کاز کے خلاف زبان اور عمل سے کچھ نہیں کرتا۔ اس یقین کے ساتھ اس شخص کو بھول جاؤ۔ اس کا نام، مہرزر آگے جھک کر بولی، وجے کمار ہے سر، اور اس کا تعلق ہمارے دشمن کی ایک ایجنسی سے ہے۔ دشمن کی ایجنسی ہمارے لیے خیر سگالی کا پیغام لے کر نہیں آ سکتی۔ اگر نواز بٹ نے بے قرار سا کش لیا، اگر تم اتنی گہرائی تک اتر چکی ہو تو تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تصدیق کرنا چاہتی ہوں سر۔ تو تم جانتی ہو وہ کیوں آیا ہے؟ ہاں، اور یہ بھی کہ آپ کے علاوہ دوسروں سے بھی ملتا رہا ہے۔ دوسروں سے؟ نواز بٹ چونک کر بولا، مثلاً کن سے؟ انکل عباس چودھری اور ریاض راجو سے، مہرزر نے جواب دیا تو نواز بٹ نے بڑے غصے سے سگار چاندی کی ایش ٹرے میں مسل دیا۔ مجھے بتائیں سر، اصل معاملہ کیا ہے؟ سانپ، بچھو اور ہندو، نواز بٹ غرایا۔ تینوں اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اب تم کھل کر بات کرو، میں دیکھوں گا وہ تحری چال چل رہا ہے۔ آپ کے ساتھ اس کا معاہدہ کیا ہے؟ 1000 راکٹ لانچرز، نواز بٹ نے بتایا۔ تمہاری اطلاع کیا ہے؟ مہرزر نے متبسم نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ تصدیق نے اسے مطمئن ہی نہیں بلکہ خوش بھی کر دیا تھا۔ لانچرز جن لوگوں کے لیے منگوائے جا رہے تھے وہ لوگ ہم تھے، لیکن تصدیق کے باوجود ایک پھانس میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ ہندو، اور وہ بھی راج جیسی ظالم اور متعصب ایجنسی، کیوں سیکیورٹی فورسز اور حکومت ہند کے خلاف لڑنے والے مسلمانوں کو ایک مؤثر اور خطرناک اسلحے سے لیس کر رہی تھی؟ ٹیلی فون کال کا کوئی محفوظ ذریعہ سر؟ مہرزر نے پوچھا۔ میں ایک ضروری کال کرنا چاہتی ہوں۔ آنٹی سے کہو وہ تمہیں سرخ سیٹ نکال دے گی، اور اس سیٹ کا نمبر بھی یاد کر لینا، یہ نمبر آن ریکارڈ نہیں ہے۔ مہرزر تھینک یو سر کہتی ہوئی بغلی دروازے سے اندر چلی گئی تو نواز بٹ نے نئے سگار کا کونا کاٹ کر سلگا لیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ پریشانی سے کچھ میلا سا ہونے لگا تھا۔ میں نے مؤدب آواز میں کہا، اگر آپ اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ایک ہندو ہے اور یہ بھی کہ یہ را کا نمائندہ ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے را والے کشمیری مجاہدین کے ہمدرد کیوں ہیں؟ اچھا سوال ہے میرے عزیز، بٹ صاحب بولے، لیکن جواب اتنا آسان نہیں ہے۔ سیاق و سباق کے لیے حکومت ہند کی پالیسیوں، ممتاز سیاستدانوں کے ایک دوسرے کو دیوار کی طرف دھکیلنے کے حربوں، اور اعلیٰ افسران کی عیاشیوں اور مفاد پرستوں کی اس تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔
जो किसी कागज पर अभी नहीं लिखी गई, बल्कि हम जैसे राजदानों के सीनों में महफूज होती जा रही हैं। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। मैं मुसलमान हूँ। यहाँ की एजेंसियां जानती हैं कि नवाज भट्ट हुर्रियत पसंदों की माली इमदाद करता है, लेकिन मुझे कोई नहीं छेड़ता। हाँ, मेरी नकलो हरकत की निगरानी की जाती है ताकि कुछ लेते वक्त वो अपनी मेहरबानी का जिक्र कर सके। इस तरह यहाँ वहाँ माली और सियासी मफादात का बाजार गर्म है। वहाँ जो लोग हुकूमत में हैं वो परमट देकर कमाते हैं और परमट लेने वाले हिज़्ब इख्तलाफ के हाथ मजबूत करते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हुकूमत, स्मगलर और सियासतदान एक दूसरे को खाते चले जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। वहाँ दिन रात असलिया साज फैक्ट्रियाँ जदीद माल तैयार करने में मसरूफ रहती हैं। असलिया ऐसी जिन्स नहीं जो खाने और पीने के काम आए। अमेरिका की अफवाज हालत अमन में रहती हैं, इसलिए असलिया वहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके लिए उनको बाहर की जानिब रुजू करना पड़ता है। कौमों के अंदर सियासी इंतशार पैदा करवाए जाते हैं। मजलूम के हाथ में लाठी दी जाती है, उसे हक मांगने की तरगीब दी जाती है, गासिबाना कब्जे करवाए जाते हैं और फिर जारक के खिलाफ उठने वाली कुव्वत की पुष्ट ठोकी जाती है। इस तरह असलहे की मांग बढ़ती है। हमारे यहाँ भी मफाद परस्त सियासतदान और ताजर कभी फिरके को फिरके से लड़ाते हैं, कभी कौमियत की आग भड़काते हैं। नेपाल, भूटान और आसाम के सारे फितरे इसीलिए उठाए गए थे। जब कोई एक महाज ठंडा होने लगता है तो मंसूबा साज दूसरा महाज गर्म करने की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर लेते हैं। श्रीलंका के तामुल बागियों को यही लोग असलिया फराहम करते हैं। इन दिनों तो असलिये के ताजरों की चांदी बनाई है। इधर हुर्रियत पसंदों को जदीद असलिये की जरूरत है, उधर आसाम में अलहदगी पसंद उठ खड़े हुए हैं। अब तो सुना है बांग्लादेश की हुकूमत के खिलाफ भी इंडिया का असलिया इस्तेमाल होने लगा है। मेरे बच्चे, असलिया डालने और दौलत बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ हंगामा आराई चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि असलिया खरीदने वाला कौन है। वो तो इस हाथ को पहचानते हैं जिसके नीचे पैसा होता है। लेकिन सरकारी एजेंसियां अभी बच्चे हो। भट्ट साहिब हंस पड़े। अजीजम, अगर जिहाद की राह में निकल आए हो तो सिर्फ इस हाथ पर नजर रखो जो दोस्ती के लिए बढ़ रहा हो। वो हाथ हिंदू का है या ईसाई का, ये मत सोचना कभी। आपका दोस्त विजय कुमार हमारे कब्जे में है। बाहर आकर महरजर ने बताया तो नवाज भट्ट गहरी सांस लेकर उसे घूरता चला गया। बहुत बड़े अहमक हो तुम लोग। नवाज भट्ट दहकती आवाज में बोला। कहाँ है इस वक्त? एक दोस्त के घर, महरजर ने जवाब दिया। और वो उसे यहाँ ला रहा है? नहीं। भट्ट साहिब डारने लगे। उसे रोको नादान लड़की, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। नवाज भट्ट की जहनी बोरी को महरजर ने बिल्कुल चूहे के अंदाज में कुतर दिया था और बोरी में बंद मालूमात ऐसे गिरने लगी थी जैसे बोरी के सुराख से दाने गिरने लगते हैं। मुझ जैसा अनजान और खुशफहम नौजवान दरियाए हैरत में ही डूब सकता था। जैसे किताबों, उसातिज़ा और महापुरुषों ने यही बताया और बावर कराया था कि इंडिया एक अमन पसंद और सेकुलर मुल्क है जो महात्मा गांधी के बताए हुए अमनो आतिशी के उसूलों पर कारबंद है। मगर जो कुछ नवाज भट्ट बता रहा था वो बिल्कुल ही उलट था। उसके मुताबिक भारत की गालिब हिंदू जनता मुतासिब और हुकूमत के कुल पुर्जे जुनूनी और मफाद परस्त थे। हुक्मरान रबर स्टैंप की मानी थे, बेजान और बेबस। असल ताकत बड़े बड़े सनतकारों, जागीरदारों और सियासी लीडरों के हाथों में थी। वही हाथ मोहरों को इजाजत और तहरीक देते थे। वही अमन, जंग, दोस्ती और दुश्मनी के पैमाने बनाते और फैसले करते थे। और वही ताकतवर लोग नहीं चाहते थे कि अमन की फाख्ता कूकू बोले, क्योंकि उनके मफादात की गोगियां उन्हीं के ठंडे तंदूर में नहीं पक रही थी। उनको जंग, मफादात और बदअमनी की आग की हरारत रहती थी। इस आग की तपिश से वो भट्टियों में खाम लोहा डालकर गोला बारूद बनाते थे। ईवाने बाला में बैठे हुक्मरानों को अपनी पसंद पर चलाते और भूखे नंगे अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने में कामयाब होते थे। सनतकार और तजर्बाकार लोग मंसूबा तैयार करते थे और खाम मंसूबे को सरकारी तनोरों के हवाले कर देते थे और उनको वाज़े अल्फाज में कह देते कि अपने मफादात के तनोर में पकाओ, खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। इस तरह उनको अपनी पसंद के कुछ मफादात परस्त अहले इक़्तिदार से मिल जाते थे और कुछ इक़्तिदार की मावन और पासबान एजेंसियों से वो ताकतवर हाथ हासिल कर लेते थे। नवाज भट्ट की बातों से ही मैं जान सका था कि महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी की तालीमात को मानने वाले मुल्क में अमनो आतिशी की फाख्ताएं क्यों जिंदा नहीं रहती, क्यों फिरका वाराना फसादात की आग भड़कती रहती है, क्यों इंडिया के सारे पड़ोसी इससे नाला और शाकी रहते हैं, किस वजह से मीज़ो कबाइल, कश्मीरी मुसलमान और सिख इस अफरियत से निजात चाहते हैं। सारी कड़ियों की एक जंजीर बनती थी कि कुछ हाथ ऐसे थे जिनके मफाद में इत्तेहाद और अमन ना था। ये वही हाथ हो सकते थे जिनकी तिजारत और अमारत का दारोमदार आतिशी असलहे का बिजनेस था और इन हाथों से और भी बेशुमार हाथ मिले हुए थे
और ये हाथों की चेन मगरबी ममालिक तक चली गई थी। जिस तरह आग बुझाने वाले शाने से शाना मिलाकर हाथ से हाथ मिलाकर पानी से आग तक एक दायरा बनाया करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आग भड़काने वाले भी शाना बशाना सारी दुनिया में अपना दायरा कार बढ़ाते चले जाते हैं। रा के एजेंट विजय कुमार की मिसाल मैं अपनी आंखों से देख चुका था। जो हिंदू था, हिंदुस्तान की सरकारी एजेंसी का नुमाइंदा था, लेकिन उसका हाथ अपने किसी बड़े साहिब के हाथ से मिला हुआ था और बड़े साहिब का हाथ किसी और बड़े हाथ में ही होगा, वरना अपनी ही सरकार के दुश्मनों के लिए खतरनाक असलहे की फराहमी की यकीन दहानी वो क्यों कर कश्मीर के एक ताजिर से मिलने आता। अभी नवाज भट्ट बोल रहा था कि एक मुलाजिम ने बौखलाई आवाज में इत्तला देते हुए बताया, साहिब गेट पर पुलिस की गाड़ी आई है। हम तीनों ही बुदक कर उठे थे और तीनों ही बैरूनी खिड़की की जानिब दौड़े थे। पर्दा हटाया गया तो मैंने देखा पुलिस की पूरी गार्ड गेट पर थी। नवाज भट्ट ने सवालिया और घबराई निगाहों से महरजर की जानिब देखा तो वो हड़बड़ाई आवाज में बोली थी, हमारी गाड़ी एक फौजी गाड़ी से टकराई थी, शायद किसी ने गाड़ी का नंबर उनको बता दिया होगा। अहमक लड़की, अपनी हमाकत की आग यहाँ भी ले आई हो। नवाज भट्ट चीखा। ये वक्त चीखने का नहीं जनाब, मैंने मुदाखलत की, फैसला करने का है, पनाह देंगे या हम अपना दिफा खुद करें, मेरे साथ आओ बेवकूफो। वो दांत पीस कर बोला, अहमद खान तुम उन्हें किसी तरह थोड़ी देर के लिए रोको। वो आगे आगे दौड़ने लगा, उसके पीछे महरजर और मैं भी दौड़ने लगे थे। उसने धक्का देकर बंद दरवाजा खोला और अंदर चला गया। हमने भी अंदर जाने में तवक्कुफ ना किया था। पुराने सामान से कमरा अटा हुआ था। नवाज भट्ट ने एक ड्रम को ठोकर मारी और तख्ता उठाकर बोला, जल्दी करो, अंदर कूद जाओ। सुरंग का दहाना बाग में है और कंपाउंड वॉल के उधर जंगल है। वो एक अंधी छलांग थी, लेकिन देखभाल और सोचकर छलांग लगाने का वक्त ना था। मैंने महरजर को घसीट कर पीछे किया और खुद ब्लैक होल में कूद गया था। जाते जाते महरजर के लिए मैंने पैगाम दिया था, मेरी आवाज के बाद वो नीचे आएगी।